हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को प्रसार शिक्षा के क्षेत्र के बारे में जानकारी दूंगी। जैसा कि मैंने इसके पहले की वीडियो में आपको बताया है कि प्रसार शिक्षा क्या होती है, प्रसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं और प्रसार शिक्षा किसके लिए कार्य करती है। तो प्रसार शिक्षा जो कि बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कार्य करती है, ग्रामीणों के उत्थान के लिए कार्य करती है। तो इसके अंतर्गत वो किन किन चीजों से जुड़ी है, यानी कि उसका क्षेत्र कितना बड़ा है, कितना व्यापक है और किस किस से जुड़ा है, इसके बारे में आज आपको अपनी इस वीडियो में जानकारी दूंगी। जब लोग प्रसार शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले जो बात निकल कर आती है वो होती है लैब टू लैंड, यानी कि प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक शिक्षा है जो लैब टू लैंड के सिद्धांत पर कार्य करती है। लैब टू लैंड मतलब प्रयोगशाला से निकलकर भूमि तक, उस भूमि तक पहुंचना जहां के लिए ये लैब में पहुंचाई गई थी। यानी कि अगर हम ये कहें कि किसी क्षेत्र विशेष की समस्या को चुनकर उसकी समस्याओं को निदान के लिए किसी प्रयोगशाला में उस पर रिसर्च करना या प्रयोग करना और प्रयोग और रिसर्च करने के बाद जो रिजल्ट सामने आते हैं उनको उनके पास तक पहुंचाने का काम प्रसार शिक्षा के द्वारा ही किया जाता है। प्रसार शिक्षा जो अधिकतर कृषि और ग्रामीण उद्योग से संबंधित है और इसीलिए जो भी इसमें हम लोग रिसर्च करते हैं या जो भी प्रयोग किए जाते हैं वो सब कृषि और ग्रामीण उद्योग से ही संबंधित होते हैं। तो इनसे संबंधित जो भी प्रयोग किए जाते हैं उनको प्रयोगशाला से निकालकर उस स्थान पर पहुंचाना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, जिसके लिए इसकी परिकल्पना की गई थी, यानी जिसके लिए इनका प्रयोग किया गया था। अगर हम ये मान के चलें कि कृषि जो ग्रामीण जीवन का एक सबसे बड़ा पहलू है, जिस पर कह सकते हैं कि पूरा गांव या समाज डिपेंड होता है पूरी तरीके से किसी के ऊपर, उसी से उनकी आमदनी होती है और उसी से उनका जो परिवार है वो चलता है, उनकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो अगर उससे संबंधित कोई समस्या है या उनके जो छोटे बहुत कुटीर उद्योग हैं इनसे संबंधित कोई समस्या है तो उन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है या उनको कैसे और ज्यादा व्यापक और ज्यादा उपयुक्त या और ज्यादा संपन्न बनाया जा सकता है, इस पर प्रयोग किए जाते हैं और प्रयोग करने के बाद जो रिजल्ट आते हैं वो रिजल्ट इन लोगों के पास तक पहुंचाए जाते हैं। प्रसार शिक्षा का संबंध मानव जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं और उसका निदान करने से है, यानी कि जो भी समस्याएं होती हैं सबसे पहले उन समस्याओं को जानना और फिर उन समस्याओं को हल करना या उन समस्याओं को दूर करना प्रसार शिक्षा का काम माना जाता है। प्रसार शिक्षा इसलिए इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा बड़ा माना गया है कि जो ग्रामीण समाज है उससे जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वो सब उसके क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती हैं। अब अगर हम प्रसार शिक्षा के क्षेत्र को समझने की बात करते हैं तो इसे समझने के लिए इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि इसके 3 वर्ग बताए गए हैं। पहला, मनुष्य के निजी विकास का क्षेत्र, यानी अगर केवल जिस ग्रामीण समुदाय में हम जा रहे हैं, जिस ग्रामीण परिवेश में हम जा रहे हैं वहां पे जो मनुष्य रहते हैं, जो व्यक्ति होते हैं उनके विकास की बात की जाए, उनके विकास से जुड़े हुए क्षेत्र, जिस वातावरण में रहते हैं उसका विकास, उससे जुड़ी हुई सारी चीजें, मानव निर्मित संस्थाओं और साधनों का विकास एवं उन्नति, यानी कि उनसे जो जुड़ी हुई संस्थाएं हैं जो उनके उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए कार्य कर रही हैं, या वे साधन जो उनकी उन्नति और विकास में सहयोग दे रहे हैं उनके विकास के बारे में जो प्रसार शिक्षा का क्षेत्र है वो इनसे जुड़ा हुआ है। तो हम लोग इन तीनों पहलुओं में कि किस तरीके से ये तीनों जो वर्ग हैं ये प्रसार शिक्षा को के कार्यों को बताते हैं या प्रसार शिक्षा कैसे इन तीनों क्षेत्रों में अपना योगदान देता है, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो वर्ग जिसमें कि प्रसार शिक्षा के क्षेत्र को समझने के लिए उसको वर्गीकृत किया गया है तो वो था मनुष्य के निजी विकास का क्षेत्र, यानी कि जो मानव है, जो व्यक्ति है, उसका विकास किस तरीके से हो सकता है या वो अपने आप को कैसे अग्रसर बना सकता है, कैसे समस्याओं को दूर करने के लिए अपने आप को अपना समुचित विकास कर सकता है। तो जब हम निजी विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है उसका अपना व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ये 3 पक्ष माने जाते हैं कि जब व्यक्तिगत विकास देखा जाता है किसी का तो उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और उसकी सांस्कृतिक, ये 3 चीजें उसकी उभर कर सामने आती हैं।
जिसमें व्यक्तिगत विकास को जो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला तत्व होता है वो अर्थ यानी कि पैसा। जब हम उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हैं तो उससे काफी कुछ आंका जा सकता है कि व्यक्ति कितना विकास के पथ पर अग्रसर है या कितना आगे है। अब अगर हम अर्थ की बात करें तो ये पैसा उसके पास कहाँ से आता है? कृषि के द्वारा, उद्योगों के द्वारा, या जो कृषि से संबंधित या जो उसके पशुपालन है या उद्योग है इससे संबंधित चीजें जिनके बारे में प्रसार शिक्षा उनको जानकारी देती है कि किस तरीके से आप अपनी कृषि को अधिक संपन्न बना सकते हैं, अपनी खेती में अच्छे बीजों का चयन करके, अच्छे उपकरणों का चयन करके, भूमि को और ज्यादा उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा करके, या फिर ये कर सकते हैं कि जो हम लोग सामान्य खेती करते हैं जैसे दाल चावल गेहूं गन्ना, इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी खेती को अपना करके जिससे कि अर्थ को ज्यादा से ज्यादा प्राप्त किया जा सके, इन सब की जानकारी जो है वो प्रसार शिक्षा व्यक्ति के पास तक पहुंचाती है। तो जो उसके विकास को प्रभावित करने वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है अर्थ यानी कि पैसा, तो किस तरीके से इसको बढ़ाया जा सकता है, इस क्षेत्र में भी प्रसार शिक्षा का योगदान होता है। ग्रामीणों की आर्थिक समृद्धि का मुख्य साधन कृषि है। ग्रामीणों के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है कि कृषि और उससे जुड़े अन्य व्यवसायों और उद्योगों का विकास हो। जब हम इन जरूरतों को ध्यान में देंगे या इन जरूरतों से जुड़ी हुई समस्याओं का निदान करेंगे या इन समस्याओं के लिए इनको सुझाव प्रदान किया जाएगा, तो व्यक्ति का जो आर्थिक स्तर है वो अपने आप ऊंचा उठने लगेगा। अब इसके लिए व्यक्ति को कैसे खेती करनी है, या जो वो सामान्य खेती कर रहा है उससे हटकर उन्हें कौन कौन सी तकनीकी है जिसे अपना करके वो अपना विकास कर सकता है, अपने अर्थ का विकास कर सकता है, या कौन से ऐसे लघु उद्योग हैं जो जिनके द्वारा वो खाली समय में जब कृषि से जो समय बचता है उसमें अपने उन उद्योग धंधों के द्वारा अर्थ की इनकम कर सकता है, यानी इनकम उसके पास आ सकती है, या कौन से ऐसे कुटीर उद्योग हैं जो घर की महिलाएं हैं वो उसका लाभ उठा करके थोड़ी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकती हैं। इन सब की जानकारी प्रसार शिक्षा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाती है। और साथ ही साथ जो सरकार प्रसार शिक्षा के सरकार जो स्कीम या जो सहायता इन लोगों के लिए बनाती है या इन लोगों तक पहुंचाने का जो काम होता है वो प्रसार शिक्षा के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि सरकार की जो स्कीम होती है या जो उनकी योजनाएं होती हैं उनको वो इन लोगों तक आसानी से नहीं पहुंच पाती, या बहुत से ऐसे अभी भी गांव हैं जहां पर ये सुविधाएं इन लोगों के पास तक अछूती हुई हैं, यानी कि इनको पता ही नहीं कि हमारे लिए कौन कौन सी स्कीम या कौन कौन सी जो योजनाएं हैं वो चलाई गई हैं। तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं उनके विकास की, उनके अर्थ में विकास की, तो ये सहायताएं भी इनके पास तक पहुंचाने का कार्य प्रसार शिक्षा का ही होता है। इसके साथ ही जो एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है प्रसार शिक्षा का वो है वयस्क शिक्षा, यानी लोगों को शिक्षित करना। इसके लिए इसके लिए जो प्रसार कार्यकर्ता होते हैं वो व्यक्तियों में प्रौढ़ शिक्षा, वयस्क शिक्षा या शिक्षा के महत्व को बताते हैं, लोगों को शिक्षा के बारे में जागरूक करते हैं कि किस तरीके से एक शिक्षित व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सकता है, अपने उसके अंदर आत्मविश्वास जागृत होता है और वो अपनी समस्याओं का निदान स्वयं कर सकता है। तो जो प्रसार शिक्षा के क्षेत्र का सेकंड पॉइंट है कि व्यक्ति, तो पहले तो उसका व्यक्ति का खुद का अपना विकास हो गया, फिर वो जिस वातावरण में रह रहा है उसके विकास की बात करते हैं। यानी कि जब हम अपना विकास करेंगे तो साथ ही साथ हमारे वातावरण का भी विकास होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उसी समाज में या उसी समुदाय में या उस वातावरण में जो इसके पक्ष में नहीं होते हैं, जिसके कारण जो वातावरण है वो दूषित होने लगता है। तो जब हम यहाँ पर मनुष्य जिस वातावरण में रह रहा है उसकी बात करते हैं तो मनुष्य परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उस वातावरण में पूरी तरीके से आश्रित होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो दैनिक सुख सुविधाएं हैं वो उससे जुड़ी होती हैं, जो उसकी रोज की जरूरतें होती हैं वो उसी वातावरण से पूरी होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस वातावरण से जुड़ा होता है, उसको छोड़ नहीं सकता है। व्यक्ति की कार्य शक्ति तथा उसके निजी साधनों के समुचित उपयोग के लिए यह आवश्यक है कि उस वातावरण का विकास किया जाए जिसमें वह रहता है।
अब अगर हम यहाँ पर व्यक्ति की कार्य शक्ति की बात करें, तो अगर मान लीजिए कि आपको एक ऐसा वातावरण प्रदान किया जाए जहाँ पर आपको सकारात्मक ऊर्जा हर समय मिलती रहे, यानी हर कोई आपको मोटिवेट करे, या आप जो काम करते हैं उसके लिए आपको प्रेरित किया जाए, या आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको सहयोग दिया जाए, या आपको शाबाशी दी जाए, तो आपके अंदर एक आत्मशक्ति जागृत होती है उस कार्य को और अच्छे से करने की। या मान लीजिए कि आपने कोई काम प्रारंभ किया, उसे करना है और आपके पास साधनों का अभाव है, तो आपको लगेगा कि अगर ये चीज होती हमारे पास तो शायद हम जल्दी काम कर लेते, और इससे आप थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आपके पास जिन साधनों की आपको आवश्यकता है वो सारे साधन मिलते रहेंगे, तो आपको कार्य करना आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है, और अगर आपको पैदल जाना है तो हो सकता है एक बार आप दूरी देखकर घबरा जाएं और ना जाएं। लेकिन अगर आपके पास साधन उपलब्ध है कि हमारे पास साइकिल है या जो यातायात के साधन है वो उपलब्ध है, हम आसानी से उस जगह पहुंच सकते हैं, तो बिना उस दूरी को देखे या बिना उसके बारे में सोचे आप अपने घर से उस रास्ते पर चलने के लिए निकल पड़ेंगे। तो जब आपकी जिस वातावरण में रह रहे हैं वहां पर आपको ऐसी सकारात्मक शक्ति या ऐसे साधन उपलब्ध होते रहे जिनकी आपको आवश्यकता है, तो निश्चित ही उसका आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा और आपका विकास होगा। सुख सुविधाएं एवं सुविधा संपन्न वातावरण मानव विकास की गति को तीव्र बना देते हैं। वही चीज है कि अगर आपके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, चाहे वो शहर हो या गांव हो, तो कोई भी गांव का व्यक्ति वो शहर की तरफ नहीं भागेगा, वो बल्कि अपने ही वातावरण, अपने ही परिवेश में रह करके उसको उन्नत बनाने का प्रयास करेगा। जब उसकी सारी जरूरतें वहां पर पूरी हो रही होंगी, तो वो क्यों किसी दूसरी जगह जा करके अपनी ज़रूरतों को या सुख की कल्पना करेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस वातावरण या जिस परिवेश में व्यक्ति रह रहा है, उसको इतना उन्नत बनाया जाए, उसको इतना विकासोन्मुख बनाया जाए कि उसे अन्यत्र अपनी सुख सुविधाओं को खोजने की आवश्यकता ना पड़े। इससे 2 फायदे होंगे। पहली बात, आपकी जो कार्य शक्ति है वो बढ़ेगी, और साथ ही साथ आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती रहेगी कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो हमारा सफल हो रहा है। तो इसके साथ ही समुन्नत परिवार और समुदाय तथा समाज से संबंध रखने वाला व्यक्ति प्रगति पथ पर सफलता से बढ़ता है। यानी कि अगर एक ऐसा परिवार उसके साथ जुड़ा है, एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा समाज उसके साथ जुड़ा हुआ है जो खुद उन्नत है, यानी कि जो खुद ही विकास के पथ पर आगे है, जो खुद ही विकासशील है या विकास के लिए तत्पर है या विकास के कार्यों से जुड़ा हुआ है, तो उससे व्यक्ति उस समाज में या उस परिवार में रहने वाले व्यक्ति के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, और उसे अपनी सफलता, यानी उसने जो लक्ष्य बनाए हैं उसको आसानी से प्राप्त करने में उसे सफलता हासिल होगी। मानव जीवन को प्रभावित करने वाले इन सामाजिक तत्व कौन कौन से सामाजिक तत्व हैं? परिवार, समुदाय और समाज का विकास किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि जब तक हमारा परिवार, समाज और समुदाय विकसित नहीं होगा, तब तक व्यक्ति को सोचने, समझने और कार्य करने की शक्ति प्राप्त नहीं होगी। जब हम एक ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ का जो वातावरण है वो सकारात्मक है, या जहाँ पर हमारे सभी साधन हमें उपलब्ध हैं, तो कार्य करना आसान हो जाता है, और जो लक्ष्य है उसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अब हम लोग इसकी जो तीसरा वर्ग है उसके बारे में बात करते हैं कि मानव निर्मित संस्थाओं और साधनों का विकास एवं उन्नति। अर्थात जो संस्थाएं मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं, मानव द्वारा बनाई गई हैं, उनके बारे में, और जो साधन उनको उपलब्ध कराए जाते हैं उनका विकास किस तरीके से किया जाना चाहिए, प्रसार शिक्षा इसमें किस तरह से सहयोग देती है। तो जब हम लोग मानव कल्याण की बात करते हैं या मनुष्य के विकास की बात करते हैं, तो जो उनके द्वारा जो संस्थाएं बनाई गई थी या जो उनके साधन थे, उनके विकास की बात भी सामने निकल कर आती है कि मनुष्य ऐसी संस्थाओं का निर्माण करता है जो उसके विकास के बारे में सोचे या उनके विकास के लिए कार्य करे। मानव अपने कल्याणकारी एवं विकासोन्मुख उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न संस्थाओं और साधनों का विकास करता है, और जो संस्थाएं हैं या जो साधन हैं, उनको ऐसा होना चाहिए कि जो नई चीजें हैं या जो नई तकनीकी आ रही है, जो नई विचारधारा है, उनसे जुड़े, और उनके अंदर जो कह सकते हैं कि जो ऐसी चीजें हैं या जो ऐसे नियम हैं जो व्यक्ति को बाधित करते हैं, उनको बदलना चाहिए या उनमें परिवर्तन लाना चाहिए। अनौपचारिक संस्थाएं परिवार, वर्ग, जाति तथा औपचारिक संस्थाएं विद्यालय, पंचायत, सहकारी समितियां इत्यादि को
मानव विकास के लिए परिवर्तनीय, गतिशील एवं विकासोन्मुख बने रहना चाहिए। अगर हम बात करते हैं अनौपचारिक संस्थाओं का, तो चाहे परिवार हो, वर्ग हो, जाति हो, औपचारिक संस्थाओं में वो विद्यालय हो, पंचायत हो, सहकारी समितियां हो, ये अनौपचारिक या औपचारिक जो भी संस्थाएं हैं जो मनुष्य के विकास के लिए बनाई गई हैं, इनको परिवर्तनीय, गतिशील और विकासोन्मुख बने रहना चाहिए। मतलब समय के अनुसार इनमें परिवर्तन आना चाहिए। जो नई नई चीजें हैं उनको एक्सेप्ट करना, या जो नई विचारधारा है या जो नए संसाधन है, जो नई तकनीकी है, उनको उनका प्रयोग करना, गतिशील बने रहना, लगातार आगे की तरफ बढ़ते रहना, विकासोन्मुख उनको विकास के लिए अग्रसर बने रहना, ये भी बनाए रखना भी प्रसार शिक्षा का काम है कि प्रसार शिक्षा किस तरीके से लोगों को इस बात से अवगत कराए कि कौन कौन से संसाधन या कौन कौन सी योजनाएं उनके लिए कार्यरत हैं या उनके लिए बनाई गई हैं। समयानुसार इन संस्थाओं का निर्माण तथा पुरानी संस्थाओं के नियमों और कार्य प्रणाली में परिवर्तन होने चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए जब हम उत्थान की बात करते हैं या विकास की बात करते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो समय की डिमांड हो, यानी कि समय जिस चीज की मांग कर रहा हो उसी के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। समय के हिसाब से नई संस्थाओं का निर्माण करते रहना चाहिए। आवश्यक नहीं है कि जो पुरानी संस्थाएं एक बार बन गई हैं उनसे ही आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं या वो आपके लिए उतनी ही सफल है और आगे उसकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि समय के अनुसार नई संस्थाओं का निर्माण करना भी आवश्यक है। और जो पुरानी संस्थाएं हैं उनके जो नियम है या कार्य प्रणाली है उनमें भी परिवर्तन होने रहने चाहिए। सदैव एक सी ही संस्था या एक से ही कार्य प्रणाली का पालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि विकास के क्षेत्र में ये अति आवश्यक है कि जब तक आप अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदलेंगे तब तक आपका विकास संभव नहीं है। और समय के अनुसार बदलना ये प्रसार शिक्षा ही व्यक्ति को इस चीज से अवगत कराती है, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से कराए या सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनसे अवगत करा के कराए, जिस भी तरीके से कराए, लेकिन ये उनका ही कार्य होता है या उनके क्षेत्र के अंतर्गत आता है कि किस तरीके से वो नई नई चीजों से आपको अवगत करा रहे हैं। उपलब्ध साधन चाहे वह प्रत्यक्ष हो, अप्रत्यक्ष हो, मानवीय हो, अमानवीय हो, सामाजिक हो या तकनीकी हो, उनका मानव विकास में पूर्ण योगदान होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर साधनों की बात करते हैं, तो जो साधन उपलब्ध हैं, चाहे वो अगर हम मानवीय साधनों की बात करें तो रुचि है, ज्ञान है, कौशल है, योग्यता है, या अमानवीय या भौतिक साधनों की बात करें तो जो हमारे सुख सुविधा से के संसाधन हैं, या ये कह सकते हैं कि जो लाइब्रेरी, पुस्तकालय है, यातायात के साधन है, अस्पताल है, और जो इस तरह के संसाधन हैं, उन सब का इसमें पूर्ण योगदान होता है, मनुष्य के विकास में पूर्ण योगदान होता है। इसलिए इनको भी नए तरीके से हमेशा बदलते रहना चाहिए या इनमें जो है परिवर्तन होते रहना चाहिए। इनमें नई नई तकनीकियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। नए तरीके से जो साधन है वो नए साधन होने चाहिए, या जो पुराने साधन हमारे पास उपलब्ध हैं उनमें भी नई तकनीक का प्रयोग करके उनको विकास के लिए अग्रसर बनाना चाहिए। उपलब्ध साधनों को पहचान कर उनका समुचित मूल्यांकन करके उनको विकसित करने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए। प्रसार शिक्षा का एक और भी महत्वपूर्ण कार्य होता है कि जो संसाधन उनके पास उपलब्ध हैं या जो संसाधनों की उनको आवश्यकता है, सबसे पहले वो उनको पहचाने कि अपने कार्य के लिए हमें किन संसाधनों की आवश्यकता है, या जो हमारी समस्याएं हैं उनके लिए उनको हम किन संसाधनों के द्वारा दूर कर सकते हैं। पहचानने के बाद उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि कौन सा ज्यादा उपयुक्त है, और इसके बाद उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इन सब चीजों से अवगत कराने का कार्य भी प्रसार शिक्षा का ही होता है। प्रसार शिक्षा जो है वो सबसे पहले व्यक्ति में स्वयं में परिवर्तन लाना, यानी कि उसको विकसित बनाना, उसको आगे की तरफ सोचने के लिए, उसके विचार में परिवर्तन लाने के लिए कार्य करना। फिर वो जिस वातावरण में, जिस परिवेश में रह रहा है उसके विकास की बात करना कि ऐसा वातावरण, ऐसा परिवेश उसको दिलाया जाए या प्राप्त कराया जाए जिससे कि वो विकास की ओर अग्रसर होता रहे, हमेशा आगे बढ़ता रहे, पीछे की तरफ ना देखे। फिर तीसरी चीज, जो संसाधन या जो संस्थाएं उपलब्ध हैं उनका विकास करना, यानी कि जो संसाधन उसे उपलब्ध कराए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, जो स्कीम उनके पास तक पहुंचाई जा रही है वो ऐसी होनी चाहिए जिससे कि वो आगे बढ़ते रहें, यानी उनका विकास होता रहे। तो प्रसार शिक्षा का जो मेन मोटिव होता है, जो मुख्य उद्देश्य होता है, वो कुल मिलाकर यही होता है कि वो उन सभी चीजों से जुड़े और उनको विकसित करे जो व्यक्ति के विकास में सहयोग दे रहे हैं।
इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो प्रसार शिक्षा है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, प्रसार शिक्षण के क्षेत्र के अंतर्गत वे सभी कार्यक्रम समाहित हैं जो ग्रामीण विकास से संबंधित होते हैं। यानी कि जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, चाहे वो सरकार के द्वारा चलाए जाए, चाहे वो व्यक्ति के स्वयं के विकास के लिए चलाया जाए, उसके परिवेश के विकास के लिए चलाया जाए, उसके संस्थाओं के विकास के लिए, उसके संसाधनों के विकास के लिए चलाया जाए, उसमें प्रसार शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और वो सारे कार्यक्रम सिर्फ इसलिए चलाए जाते हैं क्योंकि व्यक्ति का या उस गांव का या उस ग्रामीण परिवेश का विकास हो सके। इनका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है। ग्रामीण विकास की कल्पना प्रसार शिक्षा के अभाव में नहीं की जा सकती है। ये इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि प्रसार शिक्षा व्यक्ति को पूरी तरीके से, यानी कि उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा करके, उसको शिक्षित करके, उसको रोजगार के लिए, उसको कृषि के लिए, पशुपालन के लिए, लघु उद्योग के लिए मोटिव बना करके, प्रेरित करके उनका विकास करती है, जिससे कि उस गांव का, उस परिवेश का भी विकास हो सके। बच्चों, उम्मीद है आपको प्रसार शिक्षा का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर जो वर्गों में उनको बांटा गया है समझने के लिए, वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो जब आप लोग प्रसार शिक्षा पढ़ेंगे तो प्रसार शिक्षा के क्षेत्र, उद्देश्य, इन सभी को ध्यान में रख करके प्रसार शिक्षा की जो योजना बनाई जाती है ग्रामीणों के विकास के लिए, उनको देखिएगा। जो चीजें आपको ना समझ में आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।